भारत के महान्यायवादी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? वह भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी होता है, फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है, हाँ जी। वह एक संसद सदस्य के विशेष अधिकारों के लिए हकदार होता है, हाँ जी, आर्टिकल 105 से होता है, आर्टिकल 105 से। और जो राज्य में एडवोकेट जनरल होगा वो 194 से होगा। वह सरकार के लिए एक पूर्णकालिक वकील काउंसिल पूर्णकालीन फुल टाउन के लिए नहीं होता, क्योंकि वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। पूर्णकाल के लिए कैसे हो जाएगा? उसकी अहर्ताएँ वही होनी चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश के लिए होती है, हाँ जी, यही होनी चाहिए। तो क्या बोलेंगे 1, 2, 4 हो जाएगा। 1, 2, 4 क्या पूछा उसने? क्या गलत हो गया? इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है, महावादी के बारे में कौन सा सही नहीं है? अच्छा कौन सा सही नहीं है ये पूछा, केवल 3 नहीं है ना सही? केवल 3 सही नहीं है। हमने सोचा पूछा कौन सा सही है। आगे बताएंगे। भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? महान्यायवादी का कर्तव्य कानूनी मामलों में भारत सरकार को सलाह देना है। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्यालय का कार्यभार संभालेंगे। महान्यायवादी को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करना चाहिए। तो गलत बात है, ऐसा नहीं है। हमने क्या बोला कि न्यायाधीश बनने के लिए जो योग्यताएं होनी चाहिए, सिर्फ योग्यताएं हो, ऐसा हमने कहीं पर भी मेंशन नहीं किया कि वो सुप्रीम कोर्ट में एक न्यायाधीश रहा हो। रहने वाली बात नहीं की गई थी। महान्यायवादी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत सरकार, अभी क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी 2023 प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। भारत का महान्यायवादी और भारत का सॉलिसिटर जनरल ही सरकार के एकमात्र अधिकारी हैं जिन्हें भारत की संसद की बैठकों में भाग लेने की अनुमति है। नहीं, सॉलिसिटर जनरल भाग नहीं ले सकता है भैया, सिर्फ ये अधिकार महान्यायवादी को प्राप्त है। याद रखना, सॉलिसिटर जनरल भाग नहीं ले सकते हैं। भारत के संविधान के अनुसार भारत का महान्यायवादी अपना त्यागपत्र दे देता है जब वह सरकार जिसने उसको नियुक्त किया था वह इस्तीफा दे दे। जैसे मान के चलो 2022 में मैंने बताया आर.के. वेंकट तो सरकार किसकी थी? बीजेपी की गवर्नमेंट थी, ठीक है। या हम कहेंगे भैया आपका एनडीए गवर्नमेंट थी, तो त्यागपत्र दे देंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्या बोलेंगे कौन सा सही है? तो कौन सा? कोई भी सही नहीं है। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। क्या बोलेंगे? ना तो एक ना दो, कोई भी ठीक नहीं है, ठीक है। बहुत हर रॉन्ग। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2023 यूपीएससी प्रीलिम्स का ही क्वेश्चन है। भारत के महान्यायवादी कर सकते हैं लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं? ले सकते हैं क्या? हाँ जी। लोकसभा की एक समिति के सदस्य हो सकते हैं? हाँ जी, हो सकते हैं। लोकसभा में बोल सकते हैं? हाँ जी, अधिकार है उनको। लोकसभा में मतदान कर सकते हैं? नहीं भैया, मतदान नहीं कर सकते। यानी 1, 2, 3 क्या होंगे? सही होंगे, बाकी गलत है। राइट टू वोट उनको नहीं है वहां पर, है ना। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के योग्य किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करता है क्या? हाँ जी। महान्यायवादी जैसा कि संसद निर्धारित करे पारिश्रमिक प्राप्त करता है? संसद नहीं, राष्ट्रपति जैसा चाहे वैसा प्राप्त करेगा, ठीक है। वह पारिश्रमिक प्राप्त करता है। तो बताएंगे एक बार क्या होगा इसमें? केवल एक सही है। क्या बोलेंगे? केवल एक सही है ना। केवल क्या हो गया? एक सही हो गया, ठीक है। भारत के महान्यायवादी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताएंगे कौन सा सही नहीं है। व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने योग्य होना चाहिए, सही बात है। उसे भारत में केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार, गलत बात है। मैंने कहा था सर्वोच्च और उच्च नहीं, किसी भी न्यायालय में, यानी कोर्ट, किसी भी न्यायालय में। वह राष्ट्रपति की स्वीकृति से पद धारण करता है, ठीक है। क्या बोलेंगे? राष्ट्रपति की स्वीकृति से, हाँ जी। राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत होता है विद अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। वह राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक प्राप्त करता है, हाँ जी। बताओ जरा, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? अब बताओ एसएससी का क्वेश्चन कैसा लग रहा है आपको? अब मुझे ये बता दो एसएससी का क्वेश्चन कैसे लग रहा है? भैया उड़ा देंगे। इधर बोलना उड़ा देंगे। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? आपका राष्ट्रपति करते हैं। भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का क्या है? या चीफ अकाउंट ऑफिसर था, या चीफ लॉ ऑफिसर था? मुख्य विधिक अधिकारी होता है। चीफ ऑडिटिंग ऑफिसर नहीं, ना तो आपका चीफ इलेक्शन ऑफिसर, मुख्य चुनाव अधिकारी नहीं। बताएंगे जी। भारत के अटॉर्नी जनरल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया जाता है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के योग्य होता है। बिल्कुल ठीक बात है, हर बार यही स्टेटमेंट आ रहा है। महान्यायवादी को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान प्रक्रिया से हटाया जा सकता है? नहीं भैया, ठीक है। वो तो राष्ट्रपति के जैसे ही आपका उसको राष्ट्रपति साहब उसको हटा सकते हैं, ऐसी प्रक्रिया से नहीं हटेगा। क्या हो जाएगा बताएंगे आपका? कौन सा कथन सही है ये पूछा गया है, तो कौन सा कथन सही होगा? केवल एक सही होगा। कहीं ऐसी बात मैंने आपको कही नहीं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होंगे वो। भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 किसके कार्यालय के संबंधित है? भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। संविधान के किस अनुच्छेद में संसदीय विशेषाधिकार से संबंधित मामले निर्धारित किए गए हैं कि जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं उनको बताया गया है? ये तभी तो अधिकार प्राप्त है किसको? महान्यायवादी को। कौन सा भारत में सबसे लंबे कार्यकाल तक अटॉर्नी जनरल या महावादी न्यायवादी के पद पर कार्यरत थे? तो कौन थे? एमसी सीतलवाड़ थे। चंद्रकिशन दफ्तरी कौन से हैं बताओ जरा? ये दूसरे नंबर के हैं। ए.के. वेणुगोपाल ये 15वें थे, ठीक है। निरंडे में नहीं जानता इनको। भारत के संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत की संसद के एक हिस्से की तरह वर्णित है? लोकसभा। हाँ जी भैया, बिल्कुल है। किसमें लोकसभा? आर्टिकल 81। राज्यों की परिषद, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, देखो इसको राज्यसभा भी लिखा मिलता है, राज्य परिषद भी लिखा मिलता है, ठीक है। ऐसी राज्यों में क्या होगा? राज्यों में विधान परिषद होगी, ऐसे अपर हाउस। भारत के राष्ट्रपति आर्टिकल 80, आर्टिकल 52 तीनों होंगे। क्या पूछा गया? फिर से देख लिया करो क्वेश्चन को, एक हिस्से की तरह वर्णित है, 1, 2, 3 तीनों ठीक होंगे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितने से अधिक नहीं हो सकती? 250 से अधिक नहीं हो सकती। राज्यसभा में कितने केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व है? आंसर करेंगे। राज्यसभा में कितने केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व है? ये क्या हो गया हमारा 2019 का। देखो 2019 का कब का क्वेश्चन है? 20 जुलाई का। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को क्या हुआ था भाई? पहले तो राज्यसभा क्या बोलेंगे, आपका जो जम्मू कश्मीर था वो राज्य हुआ करता था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को क्या कर दिया गया था? जम्मू कश्मीर को बना दिया गया था यूटी, यानी जम्मू कश्मीर वाले 4 भी आ गए थे। उससे पहले तो सिर्फ 2 होते थे। 2 कौन से थे? दिल्ली था और पुडुचेरी था। तो यानी कि अब क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होना चाहिए फिर सही? तो अब तो भैया 3 है। कितने राज्य हैं? 3। दिल्ली है, पुडुचेरी है और जम्मू एंड कश्मीर है। दिल्ली से कितने बताई थी राज्यसभा सीटें? 3, पुडुचेरी से 1, जम्मू कश्मीर से 4, कुल मिलाकर यूटी से 8 है। केंद्र शासित प्रदेशों से कितने सदस्य राज्यसभा में चुने जाते हैं? जो राज्यसभा में चुने जाते हैं बताएंगे एक बार।
केंद्र शासित प्रदेशों से। तो इसका भी आंसर अब आपको सोचना है। फिर से देखिए 17 फरवरी 2019 को एग्जाम हुआ, लेकिन क्या हुआ था आपका, उस डेट को दिमाग में रखना है हमेशा, बहुत होशियार छात्र की तरह। इनको हम चाहे तो पहले भी बदल लेते, लेकिन इसका उद्देश्य यही है कि आप हर स्थिति के लिए तैयार हों। 31 अक्टूबर 2019 हर स्थिति से तैयार होने का मतलब आपके दिमाग में एकदम पेच होना चाहिए। डायरेक्ट पढ़ लेंगे तो वो ध्यान नहीं रहेगा कि अंतर क्या है। तो ये क्या बोलेंगे, कितने सदस्य राज्यसभा से चुने जाते हैं? तो पहले कितने होंगे? पहले तो 4 थे, 1 कहाँ से? पुडुचेरी से और 3 दिल्ली से। लेकिन अभी क्या बोलेंगे? इनमें से कोई नहीं। अभी क्या आंसर होगा ये आपसे चाहूँगा मैं, इनमें से कोई नहीं। तो अभी क्या आंसर आएगा साथी बताएँ? परफेक्ट आंसर 8 एकदम ठीक है। वर्तमान में कितना है? वर्तमान में हमारा आंसर होगा, वर्तमान में 8 है। ठीक है? यहाँ पर आएँगे। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? ये आप सब लोगों के लिए होमवर्क है मेरी तरफ से। अगर आपने कक्षा को ध्यान से सुना और देखा था, तो बहुत ध्यान से इसका आंसर सभी अपने प्यारे साथियों से, सभी बहनों, सभी भाइयों से रिक्वेस्ट आंसर ज़रूर लिखा करो, उससे रेगुलरिटी पता चलती है, वो होता है। तो पहला क्या होगा? देखो अब बात आई, अब आप एक एग्ज़ाम में एक चीज़ सोच सकते हो कि भैया आपने लोकसभा में अलग बताया, राज्यसभा में अलग बताया। लेकिन एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन देगा ना तो जनरली साधारणतः लोकसभा का मान्य होगा। कभी गलती मत कर देना इस बात में। इसका मान्य होगा लोकसभा का। तो जो शून्य काल है वो कब से शुरू होगा? शून्य मतलब डबल ज़ीरो से। इसमें याद ही नहीं रखना कुछ भी। याद करने की चीज़ थोड़ी, 0 0 शून्य वो 12 ही होगा। 11 क्या बचा? प्रश्न बचा। 2 से 6 आप जानते हो उस समय प्रोपोज़ल्स हैं। भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्य काल का क्या अर्थ है? शून्य काल प्रश्न काल से पहले का होता है क्या? नहीं। प्रश्न काल के ठीक पश्चात का काल होता है क्या? हाँ जी भैया, एकदम से होता है। संसद में शून्य काल समय को संदर्भित करता है। किसको संदर्भित करता है? किसको? दोपहर के भोजन के 1 घंटे के लिए तो लंच होता है, जब संसद का विशेष सत्र चल रहा हो, ऐसा तो नहीं है कुछ भी। जब राष्ट्रपति सत्र को संबोधित करता है, इसमें तो या तो वो आर्टिकल 86 से करेगा, 87 से करेगा। अब बच्चों जब आपके सामने विकल्प हो ना, ऑप्शन हो मेरे भाई, मेरी बहन, तो आप चीज़ों को एक्सप्लोर करके सोचा करो, आप खुद हो जाओगे। ये सिर्फ पढ़ाने का मकसद ये नहीं है कि आप सिर्फ मतलब कि एक जॉब पालो। बहुत सारे मूल्यों पर हम बात करते हैं, उनको एक्सेप्ट करना लाइफ में मैं उम्मीद करूँगा कि आप कल पढ़ाओगे। ये आपकी लाइवलीहुड का सोर्स हो सकता है। आप एक सब्जेक्ट पे बहुत अच्छी कमांड बना के उसको पढ़ा सकते हो कल। ठीक है? ऐसा नहीं होगा कि हमेशा सबके लिए अवसर होंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही पढ़ाएँगे हमेशा। तो मैं तो उम्मीद ये करूँगा कल आप मुझसे बहुत अच्छा पढ़ाएँगे और कभी आप जब पढ़ाएँ तो ज़रूर बताना कि मैंने एक बार पढ़ा था। तो किसके लिए होता है? अनिर्धारित प्रश्न के लिए, शून्यकाल में पता नहीं होता। अनशेड्यूल्ड क्वेश्चन्स होते हैं। पता होगा सिर्फ और सिर्फ किसको? एक शर्त है इसमें, किसको पता होगा? महासचिव को पता होगा, महासचिव को। भारत में संसदीय कामकाज के शून्यकाल को कब जोड़ा गया? शून्यकाल 1962 में। एक ऐसा प्रश्न है एक ऐसा प्रश्न है जो प्रश्नकाल में पूछा जाता है जब सदस्य को सदन में मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है, यूपीएसआई। प्रश्नकाल में पूछा जाता है और सदन में मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है। इसके परिणाम स्वरूप जिस पर पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पूरक भी पूछे जा सकते हैं, तो क्या कहेंगे भैया? तारांकित होगा, सीधी सी बात है। लोकसभा में कितने पूछे जाते हैं तारांकित प्रश्न? 20 पूछे जा सकते हैं। संसद के प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तारांकित प्रश्न निम्न में से किस रंग में मुद्रित होते हैं? जो तारांकित है आपका, तो क्या बोलेंगे? ग्रीन कलर का होगा, ग्रीन कलर का। लोकसभा में किसी विशेष दिन पर चर्चा के लिए मौखिक जवाब देने के लिए तारांकित प्रश्नों की संख्या अधिकतम कितनी होगी? ईपीओ 2022 में पूछा गया था, पता नहीं ईयर क्यों हटा देते हैं उसका, सब कुछ ही हटा दिया। आज गाइड करूंगा मैं उन्हें। क्या बोलेंगे आपका? अधिकतम संख्या कितनी होती है? क्या होगी? 20 होगी, 20। लेकिन राज्यसभा में कितनी होगी? वो 15 होगी। ओके। भारत की संसद में स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है? द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया द पर्पस ऑफ एडजर्नमेंट मोशन इज। स्थगन क्या होता है? तत्काल सार्वजनिक महत्व के किसी निश्चित मामले पर चर्चा की अनुमति देने के लिए। विपक्षी सदस्यों के मंत्रियों को जानकारी नहीं दी। अनुदान की मांग, कुछ सदस्यों की ओर से अनुचित या हिंसक व्यवहार की जांच के लिए, तो मंत्री के खिलाफ आएगा। निंदा आएगा, वो तो निंदा आएगा। तत्काल सार्वजनिक महत्व के लिए। अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अब देखिए सीजीएल में पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे कर पाओगे? नहीं पढ़ोगे तो। पढ़ना होगा ही, इसलिए मैं कहता हूँ अच्छे से पढ़ो। अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यदि यह लोकसभा में पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को अपने पद से इस्तीफा देना होगा। बिल्कुल देना होगा। भाई 272 लोग ही नहीं रहे तो बहुमत नहीं रहा। इसे लोकसभा में इसके अपनाने के कारणों का उल्लेख करना चाहिए। यह है मंत्रिपरिषद में लोकसभा के विश्वास को सुनिश्चित करने के लिए। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, लोकसभा के विश्वास के लिए। इसे केवल मंत्रिपरिषद के विरुद्ध ही पेश किया जा सकता है। किसके? अविश्वास प्रस्ताव। क्या सिर्फ एक मंत्री के खिलाफ आ सकता है? आप कहेंगे नहीं, पूरी मंत्रिपरिषद के खिलाफ ही आएगा, क्योंकि मंत्रिपरिषद ही तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। आर्टिकल 75(3) से आपने पढ़ा था। तो फिर उसको इस्तीफा देना पड़ता है। लोकसभा में इसे अपनाने के कारणों का उल्लेख करना चाहिए। इट शुड स्टेट द रीजंस फॉर इट अडॉप्शन। क्यों? भाई विश्वास नहीं है तो क्यों अपनाने का कारण बताएंगे? अविश्वास प्रस्ताव आंदोलन किसके खिलाफ किया जाता है? किसके खिलाफ किया जाता है? एक व्यक्तिगत मंत्री के खिलाफ होता है। निंदा प्रस्ताव आता है वो तो। राजनीतिक पार्टी के खिलाफ आता है क्या वो? एक राजनीतिक पार्टी। ऐसा भी तो हो सकता है कि जो आपका वो एक संगठन हो, कई पार्टियों की मिलकर सरकार हो, तो एक पार्टी के खिलाफ थोड़ी ना लाएंगे, पूरी मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाएंगे। प्रधानमंत्री नहीं जी, किसके खिलाफ? मंत्रिपरिषद के खिलाफ आएगा, क्योंकि लोग रिस्पॉन्सिबल कौन है? मंत्रिपरिषद। सदन के समक्ष किसी मामले पर बहस को कम या समाप्त करने के लिए एक सदस्य द्वारा पेश किया गया प्रस्ताव क्या है? क्या प्रस्ताव है? तो जब आप क्लोजर को नहीं पढ़ेंगे, एमटीएस के क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे? एमटीएस के तो अच्छे क्वेश्चन भी पूछाते हैं एमटीएस में। देखो, अगर आप एसएससी की जीएस तैयार करो, कोई भी आपको बहकाने का प्रयास करे, बहकाने का इन द सेंस, जैसे कई बार ऐसा होगा कि अपने कोर्सेज वगैरह बेचने के लिए कि ये होगा, ये कर देंगे, वो कर देंगे, उस तरह के यूट्यूब पे मतलब बहुत सारे तमाशे होते हैं। ठीक है? मतलब ऐसा नहीं है कि कोर्स हम नहीं लॉन्च करते, शायद हमारा भी कोर्स आएगा, लेकिन एक जनरल वे होता है कि ठीक है, हम आपके साथ हैं और हम पढ़ेंगे और मेहनत करेंगे। ये जनरल होगा। लेकिन बहुत सारा ऐसे गेस्चर बना करके वो गलत चीज़ है कि ऐसा चमत्कार हम कुछ कर देंगे। चमत्कार आप कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। ठीक है? बाकी लोग आपको गाइड कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये, आप इतनी समझ रखना जीएस के लिए कि चाहे आप एसएससी जीडी की तैयारी करें, चाहे आप एसएससी जेई की तैयारी करें, क्वेश्चन आसान दोनों परीक्षाओं में, क्वेश्चन आसान सभी परीक्षाओं में और क्वेश्चन टफ सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एसएससी सीजीएल में मैं देख रहा हूँ, मैंने देखा क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एनालिसिस करके, तो जबरदस्त क्वेश्चन पूछे गए हैं। एग्जामिनर ने बैठ के बनाया है, ऐसे बनाना चाहिए उसको।
पॉलिटी के 2-3 क्वेश्चन आए हैं कि राष्ट्रपति की सलाह को कब बाध्यकारी किया गया, बताओ किस संशोधन से? एक तो ये क्वेश्चन दिखा पॉलिटी का। एक क्वेश्चन पूछा गया पॉलिटी का इस बार सीजीएल मेंस में कि जब आपका वो पोखरण हुआ था, अभी कल परसों आई ना आंसर की, तब देखा मैंने क्वेश्चन कौन-कौन से पूछे। एक पूछा गया 1974 का जब पोखरण का परीक्षण हुआ, उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है? जब हम पढ़ रहे थे तो अच्छे क्वेश्चन पूछे गए, ऐसा नहीं है कि कुछ भी पूछ लिया, और साइंस के अच्छे क्वेश्चन पूछे गए। तो आप कहोगे 25 में से सिर्फ 6, 7, 8 क्वेश्चन ही ऐसे थे जो जनरल तरीके से बच्चा कर सकता है। उसके बाद के 6, 7 तो सब मतलब तुक्के लगा रहे हैं उसमें। तुक्के से फिर किसी का कोई आपका किसी बच्चे ने मतलब आप ये मान लो मैथ्स बहुत अच्छे से स्टडी करके गया ना कोई, तो 10-12 तो उसके अपने खुद से बन रहे हैं, लेकिन 10-12 के स्कोर पे कोई सेटिस्फाई नहीं होता। फिर तुक्के लगे हैं उसमें, कोई 14 पे पहुंच गया, कोई 15 पे, कोई 17 पे पहुंच गया है, कोई 18 पे भी पहुंच गया है उससे। तो ऐसा हुआ है, ठीक है? लेकिन उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को घाटा भी हुआ है। एग्जाम में टफ और आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप उसके लिए प्रिपेयर रहना। कभी भी ये मत सोचना जीडी का है तो ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ लूँ और जेई दूंगा तो ही मैं इसको बहुत विस्तार से पढ़ूंगा, समझ गए? समापन होगा, आगे आए। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रस्तावों में बहस और मतदान के लिए केवल महत्वपूर्ण धाराएं ली जाती है? कुछ धारा ले ली बहस के लिए भी और उन्हीं पर मतदान हुआ, उन्हीं पर मतदान भी हुआ। हस्तक्षेप करने वाले खंडों को छोड़ दिया जाता है और तभी मामले को पारित किया जाता है। तो सिंपल में तो सारे पे होती है वोटिंग, ठीक है? गिलोटिन में क्या होगा, बाद में चर्चा होती है, किसी एक मुद्दे पर याद होगा। कंगारू में क्या होगा बताओ, कंगारू में क्या होता है, मैंने क्या बताया था कि 1 2 3 4 5 कुछ बिंदु हैं, और उन्होंने बोला कि भाई 3 और 5 पर हमको है, तो इन पर क्या बोलेंगे, इन पर ही तो आपका उनको क्वेश्चन मार्क है, इन्हीं पर तो डिबेट होगी और इन्हीं पर वोटिंग होगी। तो ये कंगारू होता है, क्या होता है? कंगारू होता है। धन्यवाद प्रस्ताव को कौन संबोधित करता है? आर्टिकल 87 से राष्ट्रपति महोदय करते हैं, राष्ट्रपति महोदय। निंदा प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही नहीं है? जो साथी आपका सेंसर मोशन है उसमें क्या होगा, एक स्थानांतरित करने के लिए सदन की अनुमति की आवश्यकता है, सदन की अनुमति की आवश्यकता है। सरकार चर्चा के लिए समय और तारीख तय करने के लिए स्वतंत्र है। इसे संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध भी पेश किया जा सकता है। अध्यक्ष तय करता है कि प्रस्ताव क्रम में है या नहीं है। तो क्या बोलेंगे, सदन की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, मैंने आपको बताया था। स्वतंत्र भारत के कैबिनेट के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, एसएससी जेईई में पूछा गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपने देख। जब कोई गैर मंत्री कोई विधेयक प्रस्तावित करता है तो उसे क्या कहते हैं? गैर मंत्री। फटाफट आंसर कर दे, गैर मंत्री क्या करता है बताओ? तो क्या बोलेंगे भैया, प्राइवेट बोल देंगे, प्राइवेट मेंबर्स बिल होगा, अभी पूछा गया सिलेक्शन पोस्ट 2024 में। संसद में आमतौर पर एक विधेयक कितनी बार पढ़ा जाता है? एक चीज नहीं बताई मैंने आपको, अपने वित्त विधेयक में एक चीज नोट कर लेना। जो वित्त विधेयक है ना, वित्त विधेयक मैंने आपको बताया ना, प्रकार 1 प्रकार 2, उनके लिए सीमा रखी गई है, नोट करो वहीं पे पेज पलट के, 75 डेज में पारित होनी चाहिए, 75 डेज में। अभी ध्यान आया मुझे इसके 3 बार से। संसद में आमतौर पर एक विधेयक कितनी बार पढ़ा जाता है? 3 बार, क्योंकि उसके लिए क्वेश्चन भी लिया मैंने, दिल्ली पुलिस में पूछा गया था वो। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के संबंध में सही नहीं है? ठीक है, आज हमने पढ़ा 111, इसीलिए हमने इसको शामिल किया, संसद द्वारा पारित विधेयकों को पारित करना, किसमें? राष्ट्रपति की शक्ति है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आर्टिकल 123 ये तो जानते हो आप, 55 में चुनाव है, 71 में क्या बताया गया है? 71 में गलत बात है, कार्यालय की शर्तें नहीं बताई गई। तो 71 में क्या बताया गया है, ये आपको बताना है। मैंने बताया था कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव पर जो निर्णय लेगा वो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अंतिम निर्णय होगा, ये आर्टिकल 71 कहता है। धन विधेयक से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? कौन सा एक सही है? इसे राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता। यदि कोई प्रश्न उपगत होता है कि धन विधेयक की विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तब अध्यक्ष का निर्णय अंतिम निर्णय होगा। सही बात है ये तो सब। धन विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है, गलत है, कभी आएगी नहीं धन विधेयक के मामले में, लोकसभा को अधिकार है। बताओ जी, भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बताओ जी, भारत की संसद में गैर सरकारी विधेयक एक ऐसा विधेयक है, आप पढ़ें और डिस्टर्ब और होते होंगे आप वापस। निर्वाचित नहीं होगा ऐसा तो हो ही नहीं सकता, भाई एमपी तो होना पड़ेगा ना उसको। हाल ही में भारत की संसद के इतिहास में पहली बार एक गैर सरकारी विधेयक पारित किया गया, हाल ही में नहीं भैया, क्या बोले, मैंने आपको बताया 14 पारित हो चुके हैं, 14 पारित हो चुके हैं। एक तो 1952 में पारित हो गया था शुरू में वक्फ बोर्ड का, मैंने आपको बताया था। संसद के एक साधारण विधेयक को पेश करते समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव नहीं किया जाता है? साधारण विधेयक को, विधेयक पर विचार किया जाए, विधेयक को जनमत जानने के उद्देश्य से परिचालित किया जाए, विधेयक को एक प्रवर समिति के पास भेजा जाए, विधेयक को दूसरे सदन की सहमति के बिना, दूसरे सदन की सहमति के बिना सदन की किसी संयुक्त समिति को भेजा जाए, ये तो गलत बात है। मैंने आपसे कहा ना, दूसरे दिन जब आपका बहस होती है तो दूसरे दिन बहस दोनों सदनों में हो सकती है, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि दूसरे सदन की सहमति नहीं ली जाएगी और आपका संयुक्त समिति, क्योंकि संयुक्त समिति तो है ही दोनों सदनों के लिए, तो दोनों सदनों की वजह से भेजा जाएगा, तो गलत बात हो जाएगी। प्रवर समिति जो जांच के लिए अस्थायी समिति बनाई जाती है। एक साधारण विधेयक को प्रस्तावित किया जाता है कहाँ पर? साधारण विधेयक को संसद के किसी भी सदन में भैया, किसी भी सदन में। लोकसभा में तो सिर्फ और सिर्फ धन विधेयक के लिए बात है ना, कि जब किसी विधेयक को संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक में भेजा जाता है, तो संयुक्त बैठक में भेजा जाता है तो क्या होता है? साधारण बहुमत चाहिए, एकदम से ठीक है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद सदस्यों के वेतन और भत्तों का प्रावधान है? कल आपको बताया। 110 में तो क्या हो गया? मनी बिल हो गया, मनी बिल हो गया, ठीक है। 109 में मनी बिल के पारित होने की प्रक्रिया हो गई, 106 में क्या है? संसद सदस्यों के वेतन है। अगर राज्यसभा द्वारा धन विधेयक को पर्याप्त संशोधन किया जाता है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज लिख रहा है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कभी सोचो ऐसे ही लिख दिया, पूछा गया है। क्या बोलोगे? अगर राज्यसभा द्वारा धन विधेयक में पर्याप्त संशोधन किया जाता है, भाई उसके पास जाएगा, 14 दिन वो होल्ड कर सकता है, तो क्या होगा? बताओ जी क्या हो जाएगा? लोकसभा राज्यसभा की सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार करते हुए भी, स्वीकार भी कर सकता है, अस्वीकार भी कर सकता है, विधेयक के साथ आगे बढ़ सकती है, एकदम से ठीक है भैया, बढ़ जाएगी। लोकसभा विचार नहीं कर सकती, गलत बात है, पुनर्विचार नहीं भैया, राष्ट्रपति विधेयक में संयुक्त बैठक आती नहीं है। धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताओ जी। यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो भारत के, देखो बच्चे, कभी मैं एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन ले लूँ ना, एसएसबी पीआरटी,
तो आप ये मत समझना कि भैया ये क्वेश्चन क्या एसएससी में नहीं पूछा गया। एसएससी में तो इसकी तुलना में बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इनको दिखाने का मेरा उद्देश्य यही होता है आपका कि हम जो टॉपिक पढ़ते हैं ना उसको कवर कर रहे होते हैं। नहीं तो एसएससी में तो कम से कम मनी बिली 20 बार पूछा गया होगा आज तक। ओके। धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है तो भारत के राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होगा, नहीं। राज्यसभा को धन विधेयक को अधिकतम नहीं भैया 14 दिन में। धन विधेयक की परिभाषा 108 में नहीं, धन विधेयक की परिभाषा 110 में। ये नाको का साइन है, नाको। क्या बोले? यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है तो लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम रहता है, लोकसभा अध्यक्ष का। भारतीय संसद में वित्त विधेयक, भारतीय संसद में जो साथी वित्त विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अभी पूछा गया 2023 यूपीएससी में। भारतीय वित्त विधेयक और धन विधेयक दोनों आपने पढ़े, बहुत विस्तार से आंसर करें। जब लोकसभा वित्त विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत कर सकती है, अस्वीकृत कर सकती है, ठीक है। भाई लोकसभा ने वित्त विधेयक को भेजा है कहां पर? राज्यसभा में। तो मैंने क्या बताया कि वित्त विधेयक अगर आप ट्रीट करेंगे वित्त विधेयक प्रकार 1 तो उसमें तो क्या होगा आपका कि भैया उसमें तो दोनों सदनों को साधारण, मैंने क्या बताया था, साधारण विधेयक के जैसा ट्रीट होगा। तो राज्यसभा उसको संशोधित या अस्वीकृत कर सकती है, संशोधित थोड़ी करेगी। क्या बोलेंगे? संशोधित या अस्वीकृत नहीं, संशोधित बोल देंगे सब तो इसका मतलब संशोधन के लिए तो वापस भेजना पड़ता है ना, खुद संशोधित नहीं कर सकती ना, तो ये तो गलत हो गया। जब लोकसभा धन विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या स्वीकृत नहीं कर सकती, वह केवल अनुशंसा है, रिकमेंडेशंस दे सकते हैं। हाँ जी, रिकमेंडेशंस दे देंगे। लोकसभा और राज्यसभा के बीच असहमति होने पर धन विधेयक के लिए कोई संयुक्त बैठक नहीं होती। सही बात है, इस मामले में कभी संयुक्त बैठक नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि क्या बताया मैंने, इसको तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से रखा गया और ये सेंसिटिव मैटर था, किंतु वित्त विधेयक के लिए सातवीं बैठक आवश्यक होती है। क्या बोलेंगे? आपका एकदम सही बात है, वित्त विधेयक के लिए कर सकते हैं। कितने कथन सही हो गए? 2 और 3। तो क्या बोलेंगे? आपका कितने कथन सही है? अच्छा ऐसे नहीं पूछा, उसने पूछा कितने कथन सही है, तो कितने कथन सही हो जाएंगे आपका? 2, 2 और 3, 2 कथन सही हो जाएंगे। आगे, धन विधेयक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? धन विधेयक को राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। कौन सा कथन सही नहीं है? सही है, तो ये तो क्या हो गया? सही हो गया। राज्यसभा के पास धन विधेयक को अस्वीकार करने या उसमें संशोधन करने की शक्ति नहीं है, सही है। वही धन विधेयक है, यानी इसका निर्णय करने का एकमात्र निर्णायक शक्ति लोकसभा अध्यक्ष के पास है, सही बात है। धन विधेयक पर चर्चा करने की शक्ति राज्यसभा के पास नहीं होती है। क्यों? चर्चा तो कर सकते हैं ना, चर्चा तो कर सकते हैं ना भाई, 14 दिन तक होल्ड कर सकते हैं उसको। मैंने क्या बोला? उस पर रिकमेंडेशंस कर सकता है, तो रिकमेंडेशन कब करेंगे? चर्चा होगी तभी तो, ऐसी थोड़ी अपने आप रिकमेंडेशन हो जाएगी, चर्चा से रिकमेंडेशन हो। निम्नलिखित में से कौन सा एक धन विधेयक से संबंध नहीं है, जो धन विधेयक से संबंधित नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोविजन रिलेटेड टू मनी बिल? किसी कर का अधिरोपण, अनुमूलन, छूट, परिवर्तन या विनियमन। भारत की संचित निधि से बाहर धन का विनियोजन, ठीक है, कुछ भी अप्रोप्रिएशन हो रहा है या रेगुलेशन हो रहा है। स्थानीय प्रयोजन, मैंने कहा था स्थानीय प्रयोजन को, ये किसमें कहा गया था? आर्टिकल 117 के सबसेक्शन 2 में कहा गया था कि भैया स्थानीय प्रयोजन के लिए लाइसेंस कोई फीस ली जा रही है आपसे। और साथ में तीसरी चीज क्या बताई थी मैंने आज की क्लास में आपको, कि शुल्क, कैसा शुल्क होगा भाई? लाइसेंसिंग का हो गया, और एक जुर्माने का प्रावधान है, ये बातें की गई। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा देता है? अब इतना समझ लेना, अगर आप विस्तार से नहीं पढ़ोगे ना अच्छे से, तो आप कितने क्वेश्चन के आंसर नहीं कर पाते, सोचिए। ये कितने क्वेश्चन का आंसर गलत कर देते हैं। और एग्जाम में आप जानते हो कि बार बार हम किनारे से रहते हैं, तो क्यों ना हम उस टॉप की तैयारी करें, तभी तो आप आगे मेरिट में आएंगे। नहीं तो ऐसे काम चलाते रहोगे तो किनारे पर रहते रहोगे, है ना। धन विधेयक की परिभाषा 110 में, संसद में धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से एक सही है? कौन से एक सही है? अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंधित विशेष प्रक्रिया को दिया गया है। हाँ जी, विशेष प्रक्रिया दी गई है। धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा, ये पूछा गया है। नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया जाएगा। राज्यसभा या तो धन विधेयक को अनुमोदन दे सकती है या परिवर्तन के लिए सुझाव दे सकती है, लेकिन अस्वीकार नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं कर सकती। रिकमेंडेशंस कर सकती है, लोकसभा माने या ना माने। राज्यसभा द्वारा धन विधेयक में सुझाए गए संशोधन को लोकसभा द्वारा स्वीकार करना होगा, नहीं। लोकसभा की मर्जी है, करे ना करे, तो क्या ठीक हो गया? 1, 2, 3 अभी पूछा गया इसी ईयर। पीएससी समझते हो ना, सिविल सर्विसेज एग्जाम, यूपीएससी। वित्त विधेयक केवल रिक्त स्थान में प्रस्तुत किया जा सकता है। वित्त विधेयक कहां पर पेश होगा? केवल कहां पर पेश होगा? तो क्या बोलेंगे? क्योंकि वित्त विधेयक को एक्सप्लेन नहीं किया तो बोलता किसी भी सदन में। अब किसी भी सदन का नाम दे नहीं रखा, तो राज्यसभा में हो नहीं सकता, तो किसी भी सदन में बोले या लोकसभा। तो हम किस पर जाएंगे करेक्ट वे पर? लोकसभा। ठीक है, किस पर जाएंगे? लोकसभा पर जाएंगे। निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? प्रत्येक धन विधेयक एक वित्त विधेयक होता है। छत्तीसगढ़ प्रीलिम्स में पूछा गया है, छत्तीसगढ़ प्रीलिम्स नहीं, छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया। प्रत्येक धन विधेयक एक वित्त विधेयक होता है। हाँ जी। प्रत्येक वित्त विधेयक एक धन विधेयक नहीं होता, सही बात है। वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। तो एक फाइनेंस बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली ऑन लोकसभा। अब ये नहीं एक्सप्लेन किया इन्होंने कि वित्त विधेयक प्रकार 1 ऐसे लिख के, तो वित्त विधेयक में अगर धन विधेयक की बात है तो इसको भी हम सही मान सकते हैं, बाकी ऑप्शन से देख लेंगे। अगर दूसरे की बात की गई होगी तो दूसरे को पुट कर सकते हैं। वित्त विधेयक पर राष्ट्रपति के पूर्व हस्ताक्षर होते हैं, यानी कि जो अब वित्त विधेयक एक आप मुझे बताइए, जो सभी वित्त विधेयक है क्या बोलेंगे, वो क्या सारे के सारे धन विधेयक होते हैं? लेकिन कुछ तो हो सकते हैं ना, तो मान के चलो वित्त विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व हस्ताक्षर प्री साइंड चाहिए। हाँ जी, तो वो किस तरह का होगा? प्रकार 1 होगा, वित्त विधेयक प्रकार 1, तो मान सकते हैं। राज्यसभा वित्त विधेयक को 14 दिनों तक रोक सकती है। राज्यसभा रोक सकती है क्या वित्त विधेयक को? नहीं, धन विधेयक को रोक सकती है। राष्ट्रपति वित्त विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इंकार नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। आपका राज्यसभा वित्त विधेयक को संशोधित कर सकती है। राज्यसभा वित्त विधेयक को संशोधित कर सकती है, बताओ भी फटाफट से। राज्यसभा को वित्त विधेयक को, बिल्कुल वित्त विधेयक को, मैंने कहा ना उसे साधारण प्रक्रिया से गुजरेगा, तो संशोधन उसमें वो करने के लिए कैन अमेंड अपनी तरफ से अपनी प्रक्रिया चला सकती है, बिल्कुल। गतिरोध की स्थिति में वित्त विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। भाई वित्त विधेयक होगा तो उसमें मैंने बताया दोनों सदन यानी साधारण विधेयक की तरह होगा, तो साधारण विधेयक में तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है या नहीं बुलाया जा सकता? बिल्कुल बुलाया जा सकता है। वित्त विधेयक में मैंने बताया ना साथी आपको कि भाई इसकी जो प्रक्रिया है वो साधारण विधेयक जैसी होंगी, तो क्या ठीक नहीं होगा? 5 और 6
5 और 6 ये ठीक नहीं होंगे। वित्त विधेयक को संसद में पेश होने के कितने दिनों के भीतर पारित किया जाता होता है? ठीक है, ये हमारे कुछ टॉपिक्स थे। क्या बोलेंगे? वित्त विधेयक क्या बोलते हैं? 75 डेज। और आपने देखा होगा पिछले 3-4 दिन में हमारे पास ऐसे टॉपिक्स थे, और मैं थैंक यू भी बोलना चाहूंगा आपका कि आप बच्चों ने उसको बड़े ध्यान से पढ़ा है। ठीक है, अगले जो हमारे टॉपिक्स होंगे वो थोड़े छोटे टॉपिक्स होंगे। छोटे टॉपिक्स का मतलब है कि उसमें हम कोशिश करेंगे क्लास आपका जो है वो 1.5 घंटे के आसपास रहे। हालांकि आपको मेरे हिसाब से तो मेरे पास कोई ऐसा मैसेज नहीं आया, कोई समस्या ऐसी नहीं हुई आप लोगों को, लेकिन मैं खुद ही ध्यान रखूंगा आपका, है ना। लेकिन कभी कभी जब हमको पढ़ना पड़ेगा तो तब ज़्यादा पढ़ने के लिए भी आप तैयार रहना। ओके, या आप अपने हिसाब से मैनेज कर लेना जैसा आपके लिए ठीक रहे। संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? लोकसभा अध्यक्ष विधेयक को पारित करने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। संविधान संशोधन के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आ सकती है क्या आपका? तो यही क्या सही नहीं है? याद रख लेना, संविधान संशोधन विधेयक के मामले में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी संविधान संशोधन विधेयक को भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा होती है कि राष्ट्रपति उसके लिए पूर्व सिफारिश करे। ठीक है, गलत बात है। ठीक है, और आपका जब कोई संविधान संशोधन विधेयक भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो भारत के राष्ट्रपति के लिए बाध्य करे कि अनुमति दें, बिल्कुल देंगे। बाध्य किया गया उनको, इससे किया गया 24वें संविधान संशोधन से। संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, और इसके लिए संयुक्त बैठक का कोई उपबंध नहीं है। एकदम से ठीक है, संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाएगी। मैंने आपको संयुक्त बैठक में भी बताया था कि धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के मामले में नहीं बुलाई जाती। तो क्या हो जाएगा आपका? कौन से सही है? 2 और 3 सही है। 2 और 3 सही है। इस संशोधन ने राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया। किसने अनिवार्य कर दिया? तो 24वां संविधान संशोधन 1971 का। कब? 1971 का। उससे इसको बाध्य किया गया। जब संवैधानिक संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो क्या होगा? ये आप बताएंगे। ये आप सब लोगों को आंसर करना है। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, और फिर से रिपीट करके दिखाएंगे। आंसर करो भाई फटाफट से। तो क्या कहेंगे? कोई मंत्री लोक लेखा समिति का सदस्य नहीं हो सकता। कोई मंत्री नहीं हो सकता, ये पूछा गया। तो हो सकता है कि आप बोलेंगे नहीं, मंत्री इसका सदस्य कभी नहीं होगा, मंत्री इसका सदस्य नहीं होगा। तो एक आगे होगा, आपका गलत हो गया। कोई मंत्री, हाँ ये सही तो हो गया, कोई मंत्री लोक लेखा समिति का सदस्य नहीं हो सकता। सही बात है, सही हो गया कथन तो। प्राक्कलन समिति के सदस्यों को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है। गलत बात। मैंने आपको बहुत जोर देकर के बताया कि लोकसभा अध्यक्ष सिर्फ स्पीकर को नियुक्त करता है, लेकिन जो समिति के सदस्य होंगे वो अध्यक्ष द्वारा नहीं, वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा नियुक्त होंगे। किसके द्वारा नियुक्त होंगे? आनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा नियुक्त होंगे। एक मंत्री प्राक्कलन समिति का सदस्य हो सकता है अगर उसे अध्यक्ष द्वारा नामित किया गया। मैंने कहा कभी नहीं हो सकता, नेवर, हो ही नहीं सकता। सार्वजनिक उपक्रम समिति में एक सदस्य का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा नहीं। स्टैंडिंग कमेटी ऑलवेज टेन्योर जो होगा वो 1 वर्ष का होगा, यानी केवल एक होगा, केवल एक होगा। आगे, संसदीय समिति के सदस्यों की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही है? बताएंगे। सदस्यों को केवल नियुक्त किया जाता है, मैंने बता दिया इस बारे में आपको, नहीं, गलत बात है। सदस्यों को केवल चुना जाता नहीं, आनुपातिक प्रतिनिधित्व से होगा। ठीक है, आपका सदस्यों को केवल आपका मनोनीत किया जाता है, मनोनीत नहीं भैया, चुना जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा केवल चुना जाता है, क्योंकि अध्यक्ष को तो नियुक्त किया जाता है ना, उसको नहीं गिन सकते हैं इसमें। सदस्यों को लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा अध्यक्ष द्वारा बनाए गए या अपनाए गए प्रस्ताव के आधार पर, जो बनाया गया अपनाया गया प्रस्ताव कौन सा? आनुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, उसके आधार पर नियुक्त या निर्वाचित मनोनीत किया जाता है। अब एकदम से ठीक है, निर्वाचित भी हो सकते हैं, मनोनीत भी हो सकते हैं। संसद की निम्नलिखित में से किस स्थायी समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता? लोक लेखा समिति में राज्यसभा के 7 मेंबर होते हैं, लोकसभा के 15 होते हैं। सार्वजनिक उपक्रम में भी होते हैं। सरकार के आश्वासन समिति, देखो याद, आपको पता नहीं होता गवर्नमेंट एश्योरेंस, तो कैसे बताते? किसी मंत्री के आश्वासन की जांच होती है। कितने की? मंत्री के आश्वासन की। क्या बताया था मैंने? 15 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से होते हैं। प्राक्कलन समिति, एस्टिमेट्स कमेटी। निम्नलिखित में से कौन संसद की सबसे बड़ी समिति है? संसद की लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति, या याचिकाओं पर समिति? तो संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी होगी? लोक लेखा समिति होगी आपका? नहीं भैया, कौन सी होगी? प्राक्कलन समिति, एस्टिमेट्स कमेटी होगी। कौन सा? एस्टिमेट्स होगी। भारत के लोक लेखा समिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बताएं जी, कौन सा विचार ठीक होगा? एकदम से फिट आना चाहिए। लोक लेखा समिति के कथनों पर विचार करें। लोक लेखा समिति 1921 में स्थापित हुई थी क्या? हाँ जी, मॉन्टेगी-चेम्सफोर्ड सुधारों के। मैंने बताया लोक लेखा समिति का अध्यक्ष परंपरा अनुसार मुख्य विपक्षी दल से होता है। हाँ जी ठीक है। उसके अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है क्या? 2 वर्ष का होता है? आप कहेंगे नहीं, 1 और 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 और 2 हो जाएगा, 1 और 2। बताओ जी, लोक लेखा समिति के संबंध में कौन सा कथन है जो गलत है? इसमें केवल राज्यसभा के सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में आप कहेंगे नहीं, लोकसभा के भी होते हैं, आपका 15 सदस्य। इसमें लोकसभा के 20 सदस्य और राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं। नहीं जी। लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नहीं जी। यानी गलत कितने हो गए? 1 से अधिक हो गए गलत, 1 से अधिक गलत हो गए, 3 ही गलत हो गए। तो क्या लिखा होगा? 1 से अधिक गलत हो गए। सार्वजनिक उपक्रम समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इस समिति में लोकसभा की तुलना में राज्यसभा के अधिक सदस्य होते हैं। नहीं भैया, सार्वजनिक उपक्रम में 22 सदस्य होते हैं, और 22 सदस्यों में से 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। तो गलत हो गया। इस समिति के अध्यक्ष चेयरपर्सन की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। हाँ, हमेशा अध्यक्ष की नियुक्ति इनके द्वारा ही होगी। तो हम क्या बोल देंगे इसमें? कौन सा ठीक हो जाएगा? सब केवल 2 ठीक हो जाएगा, केवल 2। कितनी अवधि के लिए सदन से अनुपस्थित रहने पर सांसदों की एक सीट रिक्त घोषित कर दी जाती है? 2 माह, यानी कि 60 डेज। 60 डेज। संसद और उसकी समितियों और सदस्यों के दोनों सदनों की शक्तियों और विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों को मुख्य रूप से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में 105 में रखा गया? बहुत बार हम इसको बोल चुके हैं। निम्नलिखित में से किसे लोक लेखा समिति पीएसी के मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में जाना जाता है? ये आज की क्लास के विवरण का हमारा ऐसा होमवर्क है जिसके बारे में हमने क्लास में जिक्र किया है। उम्मीद करूंगा इसका आंसर सिर्फ वही बच्चे दे पाएंगे जिन्होंने ध्यान से सुना होगा।